हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से फिर से संगम एज के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम बात करें संगम युग के विषय में या संगम एज के विषय में, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रारंभिक यदि हम बात करें प्राचीन इतिहास के विषय में, क्योंकि संगम एज का जो काल रहा था वो सांस्कृतिक उत्थान का काल रहा था। और इस समय हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक जो तीन जो राज्य रहे थे, चेर, चोल और पांड्य, इनके शासन के अधीन ही संगम एज के पूरा जो काल था इसी के अधीन रहा था। और इस समय हमें न सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में हमें विकास देखने को मिलता है। यदि आप लोगों को जितने भी मेरे द्वारा वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। संगम एज के विषय में यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी कहा कि संगम एज जो रहा था वो एंशंट इंडिया का काफ़ी प्रमुख जो है पूरा कार्यकाल या पीरियड रहा था, जिस समय हमें सार्वंगिक विकास सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसके विषय में यदि हम और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से उल्लेख किया कि जो चेर राज्य है ये प्रमुख राज्यों में से रहा था संगम काल का। और इसके विषय में यदि और अधिक हम चर्चा करें तो चेर राज्य पांड्य राज्य के पश्चिमी तथा उत्तरी भाग में स्थित था। प्रारंभ में इसके अंतर्गत कोचिन, त्रावणकोर और दक्षिणी मलाबार के क्षेत्र रहे थे और बाद में इसमें जो है कोंगू प्रदेश ये सम्मिलित हो गया था। यदि हम चेर राज्य के जो राजधानी है इसके विषय में बात करें तो इसका जो प्रमुख जो फर्स्ट राजधानी रहा था वो वंजी था और जो उसकी दूसरी राजधानी रही थी वह तोंडी रहा था। प्रारंभिक जो इसके शासक रहे थे चेर राज्य के वो निर्बल रहे थे। और यहाँ पे यदि आगे जितने भी जो इसके प्रमुख शासक रहे थे यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि उदयन जरेल जो था उसने अपनी सत्ता का विस्तार किया और उसके जो बेटे रहे थे नेदुन जरेल, इनके अधीन जो है चेर राज्य का विकास जो है ये विशेषतः प्रारंभ हुआ था। और इसके राजगद्दी पे बैठने के साथ ही इसने यवन व्यापारियों पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया था और बाद में काफी धन भी इनसे प्राप्त किया था। संगम काल के विषय में यदि हम बात करें तो इसका जो वर्णन है इसके समकालीन जो चोल नरेश से इनका युद्ध भी हुआ था और इसमें दोनों ही राजा मारे गए थे, इसका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ नेदुंजरोल ने अधिराज की उपाधि धारण की थी, ऐसा भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। अन्य जो इसके शासक रहे थे यदि उसकी हम बात करें तो इसके पश्चात लगभग 180 ईस्वी में आदन के दूसरे पुत्र शेनगुट्टवन जो रहे थे उनका शासन जो है वह प्रारंभ हुआ था। और इनके विषय में यदि बात की जाए तो ये काफी साहसी शासक रहे थे। साहित्य और कला का जो उदार संरक्षण था वह इनके द्वारा प्रदान किया गया था। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की थी और इसकी उपलब्धियों का जो वर्णन है वह संगम साहित्य के महान कवि परनर द्वारा दिया गया है। हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि शेन गुटवन के शासन काल में पत्नी पूजा का जो है वो प्रचलन वह प्रारंभ हुआ था। इसके विषय में यदि हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि पत्नी पूजा के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसके लिए स्थापित पत्थर किसी आर्य शासक को युद्ध में परास्त करके प्राप्त किया गया था और इसे गंगा जल से पवित्र भी किया गया था। निश्चित ही यह नारी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक रहा था। इसके पश्चात जो है जिसके शासक के विषय में हमें जानकारी मिलती है उसका नाम जो रहा था वह पेरुजेरेल इरपोरई रहा था। और इसके शासन काल के विषय में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसने अपने समकालीन शासकों एवं सामंतों के खिलाफ अभियान जो है वह लगातार जारी रखा था। और इसके पश्चात हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो शासक रहा था चेरों का उसका नाम नडुमान अंजी रहा था और इसके द्वारा ही गन्ने की खेती जो है वो प्रारंभ करवाई गई थी। चेर जो अंतिम शासक रहे थे यदि इसकी हम चर्चा करें तो इसका नाम जो रहा था वह कुडको इलेरज राइल रहा था। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो इससे क्वेश्चंस होते हैं कि जो गन्ने की खेती है वह किसके द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी।
और साथ ही साथ जो है पत्नी पूजा की जो प्रथा है वो किसके शासनकाल के समय में प्रारंभ किया गया था, और अंतिम चेर शासक कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संगम काल के विषय में यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से चेर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान इस पूरे काल में रहा था, उसी प्रकार से पांड्य राज्य का भी हम कह सकते हैं कि संगम एज में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वह रहा था। पांड्य राज्य चोल राज्य के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भागों में फैला हुआ था और उसमें आधुनिक तिरुनेवेली, रामनाथपुरम और मदुरा रहे थे। और इनके विषय में यदि हम बात करें और अधिक तो हमें संगम के आधार पर पांड्यों को क्रमबद्ध इतिहास इसका प्रस्तुत करना कठिन जो है इसके विषय में जानकारी मिलती है। भानगुड़ी जो मरुदन है उनकी जो पुस्तक रही है मदुरई कांजी और अन्य जो महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, उससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि नेडुजेलियन, नेडियोन, पथशालई, मुदुकुडुमी, इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान पांड्य शासकों में रहा था। इनमें नेडुजेलियन जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा था। संगम काल के राजनीतिक स्थिति के विषय में यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत के चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों के उद्भव के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि राज्य कुल संघ प्रतीत होता है। इस प्रकार के राज्य उत्तरी भारत में भी रहे थे जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा है। यदि हम जो स्वरूप रहा था उस समय का राजतंत्रात्मक रहा था, जो पॉलिटिकल कंडीशन रहा था उसके विषय में यदि बात की जाए, और साथ ही साथ वह वंशानुगत भी था। राजनीतिक स्थिति के विषय में यदि हम और अधिक चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राजा का सर्वोच्च न्यायालय, राजा की सभा मनरम हुआ करती थी, और राजा को जो जन्मदिन है वो प्रति वर्ष मनाया जाता था, जिसे हम पेरुन्नल के विषय में जानते हैं, के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि चर्चा की जाए कि जो पेशेवर सैनिक रहे थे उनका बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि स्थान जो है वो राजनीतिक व्यवस्था में रहा था, क्योंकि इस काल में प्रत्येक राजा सुसज्जित पेशेवर सिपाहियों की, जिन्हें युद्ध के सामग्रियों के साथ प्रायः नौकरी मिला करती थी, एक सेना रखा करता था। फौज के कप्तानों को इनाडी कहा जाता था, और सेना का जो अग्र भाग था उसे हम तुसी के नाम से जानते हैं, और सेना का जो बाद वाला जो भाग था उसे हम कुलई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये मनरम और पेरुनल से संबंधित जो हैं क्वेश्चंस होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो अमीर किसान हैं उनका भी महत्वपूर्ण स्थान रहता था, जिन्हें हम वेलाल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिसे पंच महासभाओं के नाम से जाना जाता था। इन 5 महासभाओं में जो शामिल रहे थे वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि पुरोहित, जिन्हें हम पुरोहितर के नाम से जानते हैं, मंत्री जिसे हम अमीयचार के नाम से जानते हैं, सेना नायक जिसे सेनापति चार, तथा राजदूत या दूत जिसे दूतार कहा जाता था, और साथ ही साथ गुप्तचर जिसे ओरार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे जो गुप्तचर है जिन्हें ओरार कहा जाता था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। राजनीतिक स्थिति के विषय में यदि हम और बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो संपूर्ण राज्य था उसे मंडलम में विभाजित किया गया था। जो प्रांत थे उन्हें नाडु कहा जाता था। जो नगर रहे थे या जो बड़े ग्राम थे उन्हें उर कहा जाता था। इसके अलावा जो सब डिवीजन की जानकारी हमें प्राप्त होती है उन्हें हम कोट्टम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ही साथ जो छोटे जो ग्राम होते थे उन्हें सिरईपुर के कह के पुकारा जाता था। सार्वजनिक जो स्थान होता था उसका भी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि स्थान रहा था उस समय, जिसे कि हम पोडियल के नाम से जानते हैं। कलवली के विषय में यदि बात की जाए तो जो ये कलवली थी ये तमिल देश के युद्धों की जानकारी देने वाले ग्रंथ रही थी, जिससे हमें विस्तृत जानकारी उस समय के जो युद्ध हुए थे उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।
सामाजिक स्थिति के विषय में यदि हम बात करते हैं तो संगम साहित्य में क्षत्रिय तथा वैश्य का स्थायी वर्ण के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है। शासक जाति को अरसर कहा जाता था। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो सैनिकों को भर्ती किया जाता था उनके विषय में जो है वेल्लार जाति के लोगों का संबंध इससे रहा था। और अधिक यदि हम इसकी बात करें तो वेल्लार वर्ग के दो तरह के लोग रहे थे, एक जमींदार या धनी किसान और दूसरा भूमिहीन खेतिहर मजदूर वर्ग। मारवा नामक एक जनजाति का उल्लेख भी मिलता है जो पशुओं की चोरी, दूसरे राज्यों की संपत्ति का अपहरण तथा लूट मार के कार्यों में संलग्न रहा था। पुलियन के विषय में यदि हम चर्चा करें तो पुलियन जो था वह रस्सी बनाने वाले लोग जो थे उन्हें हम पुलियन के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य कार्य लूट मार करना तथा डाका डालना था। तोल्काप्पियम से हमें 8 प्रकार के विवाह के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक स्थिति के विषय में यदि और हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्त्रियों का स्थान रहा था समाज में, ये प्रमुखतः सम्मानजनक जो है स्थिति इनकी बनी हुई थी। यदि खाद्य पदार्थों के विषय में हम बात करें तो उनमें चावल जो है वो प्रमुख भोजन हुआ करता था। भोजन जो है या जो जीवन शैली रही थी या जिस प्रकार का वो खाना खाते थे उनमें हम देखते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही लोग हुआ करते थे। लोगों की रुचि जो है वो कविता, गायन तथा नृत्य में हुआ करता था। जादू टोने के प्रचलन के विषय में भी हमें इस समय में जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे जो है हम बात करें कि किस प्रकार से अंतिम जो संस्कार किए जाते थे तो जलाने तथा दफनाने दोनों ही प्रथा के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति के विषय में यदि हम बात करें तो संगम युग में दक्षिण भारत आर्थिक स्थिति से अधिक समृद्ध रहा था और साथ ही साथ कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था में रही थी। यदि हम यहाँ पे कृषि के विषय में चर्चा करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय दक्षिण भारत में जो भूमि थी वह उपजाऊ रही थी और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि नदी घाटियों के विस्तार ने भी उपज वृद्धि में योगदान दिया था। इस युग के अनेक ऐसे शासक रहे थे जिन्होंने तालाब खुदवाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया था। साथ ही साथ अनेक किस्म के गन्ना, बाजरा, तिल, रागी, काली मिर्च, हल्दी, सुपारी, कटहल, नारियल आदि पैदा होने की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। गन्ने का गुड़ एवं शराब बनाने में इसका उपयोग होता था, ऐसा भी हमें इस काल के विषय में जानकारी मिलती है। कृषि के साथ पशुपालन भी जो है ये लोगों के द्वारा अपनाया गया था। पशुपालन के विषय में यदि हम बात करें तो पशुपालन भी किसानों का प्रमुख हम कह सकते हैं कि एक साधन रहा था आर्थिक स्रोत के लिए, जिसमें पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, मुर्गी आदि को पालने के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। संगम काल के विषय में यदि हम बात करें तो उद्योग और व्यापार ये काफी महत्वपूर्ण रहा था। यदि हम उद्योग के विषय में बात करें तो हमें ये जानकारी मिलती है कि वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, स्वर्ण उद्योग आदि प्रमुख रहे थे। उरियूर तथा मदुरा जो है वो अच्छे वस्त्रों के लिए विख्यात रहा था। वस्त्र सूती, ऊनी तथा रेशमी बनते थे, लेकिन सूती वस्त्रों की मांग अधिक होने के कारण इसका विकास बहुत हुआ था। चमड़े के विभिन्न जूते बनाए जाते थे। इस कार्य में पुलियन जाति निपुण हुआ करती थी। कृषि के विस्तार तथा युद्धों के बढ़ने से लौह उद्योग को भी बढ़ावा मिला था और इस काल में सोने, मूंगे, जवाहरात आदि का आभूषण बनाने में भी प्रचुरता जो हम देखते हैं कि लोगों को हासिल हुई थी। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें व्यापार और वाणिज्य के विषय में तो हम ये देखते हैं कि संगम युगीन आर्थिक समृद्धि में व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा था। विदेश व्यापार तथा आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में थी। इस काल में दक्षिण भारत का व्यापार रोम, मिस्र, अरब देशों तथा पूर्व में मलय द्वीप समूहों, चीन तथा श्रीलंका से स्थापित हो गया था। इसमें रोम के साथ व्यापार की गति बहुत अधिक बढ़ गई थी।
अनेक रोमन बस्तियां जो है इसके विषय में भी हमें जानकारी मिलती है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में बस गई थी। ऐसा ही एक प्रसिद्ध जो बस्ती का साक्ष्य हमें अरिका मेडू से प्राप्त होता है जो कि भारत और रोम के लिए व्यापारिक केंद्र उस समय बन गया था। इसके अलावा हमें कावेरीपट्टनम, तोंडी और मुशिरी से यवन बस्ती के विषय में जानकारी मिलती है। अरिका मेडू के विषय में यदि हम बात करें तो ये पौंडीचेरी जो है अभी का, वो भारत और रोम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र की तरह स्थापित हो गया था और रोम के साथ व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यहाँ के लोगों का भौतिक स्तर अधिक उन्नत भी हो गया था। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में टिंडस, मुजरिस तथा नेलकिंडा बंदरगाह का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम बात करें वसव समुद्र के विषय में तो ये एक महत्वपूर्ण जो है उस समय का बंदरगाह रहा था और इसके विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वह यह है कि उस समय जो है ये वसव समुद्र जो रहा था वह मद्रास के निकट एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो पलार नदी के मुहाने पर स्थित था। एग्जाम्स के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो अरिका मेडू जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। धार्मिक स्थिति के विषय में यदि हम बात करें तो संगम एज के समय में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि धार्मिक स्थिति काफी उन्नत अवस्था में रही थी। हमें यदि बात करनी हो यहाँ पे धार्मिक स्थिति के विषय में तो हम ये देखते हैं कि शिव, बलराम, कृष्ण आदि देवताओं की तरह ही मुरुगन नामक एक देवता का भी हमें उल्लेख मिलता है। इस मुरुगन देवता का यदि हम उल्लेख करें यहाँ पे, यदि इनकी चर्चा करें तो इसका जो समीकरण है उत्तर भारत में प्रचलित स्कंद कार्तिकेय के साथ किया जाता है। वैदिक धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव तथा पार्वती के पुत्र के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ पे मुरुगन का जो अर्थ है वो कुमार है, जो वैदिक परंपरा में स्कंद का ही नाम है। यहाँ पे यदि हम बात करें आगे और अधिक जो उस समय में जो धार्मिक स्थिति रही थी वो किस प्रकार की रही थी, तो ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचलन भी उस समय समाज में रहा था। कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि तमिल देश के पूर्ण आर्यीकरण की प्रक्रिया के पहले ही यहाँ बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रसार हो चुका था। संगमकालीन साहित्य की प्रारंभिक कविताओं में हर्ष उल्लास में जीवन का चित्र अंकित है, लेकिन बाद की कविताओं में निराशावादी जो है उसकी झलक हमें प्राप्त होती है, वह संभवतः बौद्ध मठ से प्राप्त हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था और इसी के साथ जैनियों के दक्षिण में बस जाने की यह धर्म वहां पे स्थापित हो गई थी। कला के विषय में यदि हम बात करें तो कला का भी हम कह सकते हैं कि काफी विकास उस समय में हुआ था। यदि यहाँ पे संगम युगीन तमिल प्रदेश के निवासियों की कलात्मक उपलब्धियों के विषय में बात किया जाए तो बहुत अधिक जानकारी इसके विषय में उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ कला की प्रारंभिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तमिल निवासी नगर निर्माण योजना से पूरी तरह से परिचित रहे थे ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी जानकारी मिलती है जो तमिल ग्रंथ है शिल्पदिकरम से कि कावेरीपट्टनम नगर की विस्तृत चर्चा यहाँ पे मिलती है और इससे हमें यह जानकारी होती है कि ये काफी उन्नत जो है उस समय में जो है स्थान रहा था यदि हम कला के दृष्टि से बात करें तो। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 ग्राम गीत में नेदुनजेलियन के बनाए गए दीपों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। और कला के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जो द्रविड़ स्थापत्य कला है इसका विकास इस समय में हो गया था। दीवारों को चित्रित करने की भी परंपरा इस समय में रही थी। संगम युगीन जो स्थापत्य कृतियों में वीरों की स्मृति में बनाए गए पाषाण स्तंभों का भी उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे यदि हम साहित्यिक विकास के विषय में बात करें तो संगम काल जो है वो साहित्य के विकास तथा उन्नत अवस्था के लिए ही जाना जाता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि हम संगम साहित्य के विषय में बात करें तो इनमें तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन जो उपलब्ध अंश है
उसके विषय में यदि चर्चा की जाए तो संगम साहित्य विभिन्न 9 ग्रंथों में समाहित मिलता है, जिनमें नेट्रिने, कुरदोंगे, एगुरु नुरु, पदिट्रपतु, पारीपाडल, कलितोगे, आहनानुरु, कलिनतत्य, पुरुनानुरु, इनका उल्लेख हमें प्रमुखतः प्राप्त होता है। संगम के विषय में यदि और हम बात करें या संगम साहित्य के विषय में, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संग्रह में 102 अज्ञातनामा लेखों के अतिरिक्त 473 कवियों, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं, की 2279 कविताएं संग्रहित हैं, जिसकी लंबाई 4 से 5 पंक्तियों से लेकर किसी किसी की 800 पंक्तियों से भी अधिक है। यहाँ पे यदि हम विशेषता बात करें तमिल व्याकरण ग्रंथ के विषय में, तो इसका हम कह सकते हैं, इसे हम तोल्कापियम के नाम से जानते हैं, और ये कि विस्तृत ग्रंथ रही थी और इसकी रचना इसी युग में हुई थी। अब एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो तोल्कापियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में होते ही होते हैं। यदि हम संगम साहित्य के विषय में और अधिक बात करते हैं, तो उसमें भारतम जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतम के जो गायक थे उन्हें हम पेरुन देवार के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है ये रचित भी है। पेरुन देवनार नामक एक व्यक्ति द्वारा रचित तमिल भारतम के कुछ अंश हमारे पास आए हैं, किंतु यह लेखक पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय का समकालीन था और संभवतः समकालीन संग्रह ग्रंथों में वर्णित इसी नाम के लेखक से भिन्न व्यक्ति रहा है। अब जितने भी महत्वपूर्ण जो साहित्य रहे थे उस समय संगम काल में, और तथा साथ ही साथ इसके रचनाकार के विषय में यदि हम बात करें, तो इनमें जो है प्रमुखतः तोल्कापियम, जिसके रचनाकार तोल्कापियर रहे थे, शिल्पादिकारम, जिसके जो रचनाकार थे उन्हें हम इलंगो आदिगल के नाम से जानते हैं, मणिमेखलई, जिनके जो रचनाकार थे वह सितले सतनार थे, और जीवक चिंतामणि, जिसके जो रचनाकार थे वो तिरुत्कवदेवर रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन से प्रमुख साहित्य रहे थे संगम एज के, और इनके रचनाकार जो हैं वो कौन रहे हैं। और प्रमुखता हम देखते हैं कि इनमें भारतम, तोल्कापियम और शिल्पादिकारम, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में होते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो संगम एज से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।